नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम सन यानी कि सूरज, इसके ऊपर बनने वाले सभी एमसीक्यू प्लस थ्योरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां लगातार क्विज वगैरह चला करता है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, जो ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर हम आए उससे पहले आप सूरज के बारे में पढ़िए कि सूरज हमारा होता कैसा है। चित्र दिखाता हूँ आपको और उसके ऊपर सारी चीजें समझा देता हूँ। जब आप सारी चीजें समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप हवा में सॉल्व करेंगे, इतना मान के चलिए। देखिए, सोलर सिस्टम होता क्या है, मतलब जो हमारा सूर्य है उसका एक सिस्टम है, एक तंत्र है, उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। हिंदी में कहेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल जो होता है ये आपका प्यारा सा सूर्य है, और सूर्य बहुत ही जो है गर्म मिजाज का होता है, पता ही आपको। इसके चारों तरफ जो है ग्रह घूमा करते हैं। आपका पृथ्वी घूम रहा है, ठीक। बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सारे ग्रह 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह घूमते रहते हैं। तो सौर मंडल की परिभाषा सिंपल थी कि भाई सूर्य है और उसके चारों तरफ जो है परिभ्रमण करने वाले 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह के पास 170 से अधिक उपग्रह हैं। मतलब आपको पता है पृथ्वी के पास जो है एक उपग्रह है चंद्रमा, वहीं शनि के पास लगभग 200 के करीब उपग्रह हो चुके हैं, क्योंकि अभी शनि ग्रह की खोज हुई थी तो उस पर काफी ज्यादा उपग्रह निकले हैं। तो सौर मंडल में सूर्य तो होता ही होता है, बीच में उसके चारों तरफ ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं। जैसे आपका यम है तो क्या है, वो आपका बौने ग्रह में चला गया है। क्षुद्र ग्रह हैं आपके, उल्काएं हैं, धूमकेतु है। इन्हीं सबसे मिल करके सौर मंडल बना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होगा, भाई जो सूर्य है उसके चारों तरफ 8 ग्रह घूम क्यों रहे हैं, और उन ग्रहों के जो है चारों तरफ उपग्रह क्यों घूम रहे हैं, और उसमें धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब चीज लगातार बढ़िया तरीके से सिस्टम से क्यों घूम रहा है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल का मतलब सूर्य का जो तंत्र है, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, तो इन सभी चीजों के आकर्षण बल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। कहने का मतलब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से सब बंधे हुए हैं। द्रव्यमान वितरण की बात करोगी, भाई द्रव्यमान कितना है सूर्य में, तो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। मतलब जितना आपका सौर मंडल का तंत्र है, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, शनि, मंगल, सब कुछ ले करके उसमें 99.8% भाग सूर्य में ही है, और 0.2% में ग्रह, उपग्रह, अन्य पिंड आते हैं। वहीं आकाशगंगा की स्थिति की बात करें तो हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे में आता है। अभी मैं चित्र वगैरह, इमेज वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इतना ध्यान रखना कि सौर मंडल किस जो है गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे में आता है। मिल्की वे गैलेक्सी जो इस तरीके से है, इससे जो है 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है हमारा सौर मंडल है। प्रकाश वर्ष वगैरह मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं पहले वाले लेक्चर में। ग्रहों की संख्या की बात करें तो कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, और जो आपके स्थलीय ग्रह कहे जाते हैं, स्थलीय मतलब कह लीजिए या फिर कह लीजिए पार्थिव, पार्थिव ग्रह भी इन्हें कहा जाता है, मतलब जो पृथ्वी के आसपास हैं, तो वो हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वहीं 4 जो आपके गैसीय या विशाल ग्रह हैं जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और इन्हें वाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना, वाह्य ग्रह मतलब जो स्थलीय ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो कभी पूछ ले पार्थिव ग्रह कौन सा है इसमें, भाई पृथ्वी दे दिया, बृहस्पति दे दिया, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो पृथ्वी लगा देना। पार्थिव पूछ ले या स्थलीय पूछ ले, तब भी जो है शुरू के 4 जो होते हैं वो आपके पार्थिव या स्थलीय होते हैं। और वही जो आपका 4 अन्य ग्रह हैं वो आपके जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैसीय ग्रह या विशाल ग्रह कह सकते हो, या वाह्य ग्रह भी कह सकते हो। तो उसमें जो है बृहस्पति आता है, शनि आते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, और इसमें गैस बहुत ज्यादा भरी रहती है, इसीलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। वहीं अगर आप कक्षा का आकार देखेंगे तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले, भाई जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं किस तरीके से परिक्रमा करते हैं। परवलयाकार दे दिया उसने, वलयाकार दे दिया, दीर्घवृत्ताकार दे दिया, तो दीर्घवृत्ताकार आपको लगाना है। मतलब सूर्य के चारों तरफ जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है ग्रह परिक्रमा करते हैं ऐसे। अभी दिखा दूंगा पूरा इमेज, टेंशन मत लो। बौने ग्रह की बात करें तो प्लूटो है, सीरीज है, होमिया है, माकी है, एरिस है, ये सभी बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वहीं उपग्रहों की संख्या टोटल 170 प्लस है। करंट अफेयर में देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदल चुका है उपग्रह के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। सौर वायु की बात करें या सोलर वाइंड की, तो सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा जो होती है उसे सोलर वाइंड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में,
तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। और मुख्य क्षुद्र ग्रह की बात करोगे तो सीरीज है पेलस है, जूनो है, वेस्टा है। देखिए कुइपर बेल्ट क्या है, तो कुइपर बेल्ट जो होता है नेपच्यून जो आपका होता है, जिसे वरुण कहा जाता है हिंदी में। तो वरुण ग्रह के पार, अरुण वरुण यम होता है ना, तो वरुण ग्रह के पार आपका यम होगा। तो उसके पार जो बौने ग्रह हैं और धूमकेतु का क्षेत्र है ना, उसे कहा जाता है कुइपर बेल्ट। वहीं आर्ट बादल की बात करें तो सौर मंडल की बाहरी सीमा जहां से धूमकेतु आते हैं, तो उसे आर्ट बादल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो है हमारी प्यारी गैलेक्सी है, मतलब जो मिल्की वे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल आप स्टार बर्थ एरियाज, स्टार बर्थ कहाँ से होता है, और यहाँ पर ये आपका सेंट्रल बल्ज है, ठीक, सेंट्रल बल्ज। जैसा कि मैंने बताया था भाई, जो गैलेक्सी होती है, आकाशगंगा होती है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे बल्ज कहा जाता है। यहाँ पर है अपना जो है सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल, और ये जो है बल्ज से 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है लगभग। तो अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कथन इसमें दे रखा है कि सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। तो कथन आपका एकदम सही है भाई, 0.02% में सब चीजें आती हैं और 99.8% में सौर मंडल में सिर्फ सूर्य आता है। कारण क्या है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। और यहाँ पे कथन का सही स्पष्टीकरण कारण होगा, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा है, ठीक, जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उसी के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है, इसीलिए जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ही प्रमुख आकर्षण बल है। तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले आप केपलर के नियम के बारे में जान लीजिए। केपलर जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ग्रहों की गति से जुड़े हुए 3 नियम दिए हैं। और अगर पूछ ले कभी भाई केपलर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ये खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है ग्रहों का अच्छे से खगोलीय अवलोकन किया और उसके आधार पर ये 3 नियम दिए। जो इनका पहला नियम है वो आपका कक्षाओं का नियम है। इसमें ये बताते हैं कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार, अंडाकार तो आप देखेंगे तो अंडा ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक, तो अंडाकार को दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी बनाएगा तो उसमें अंडाकार दे देगा, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई अंडाकार कैसे होगा, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो अंडा भी दीर्घवृत्ताकार ही होता है। तो इसमें इन्होंने बताया भाई जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार आकार में घूमते रहते हैं, और जिसमें सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, मतलब सूर्य बीच में होता है। दूसरा इन्होंने नियम दिया क्षेत्रों का नियम। तो क्षेत्रों के नियम इन्होंने बताया भाई जो भी ग्रह होता है ना, जो भी ग्रह परिक्रमा करता है सूर्य के चारों तरफ, वो जो है समान समय अंतराल में, मतलब जो भी टाइम पीरियड होता है उस समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। जिसका अर्थ यह है कि भाई जब ग्रह सूर्य के करीब होता है ना तो तेज चलता है, और जब दूर होता है तो धीमे चलता है। कहने का मतलब ये जो आपका सूर्य है, सूर्य के आसपास जो आपके ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो जितना पास ग्रह है, मतलब जैसे बुध सबसे नजदीक है, तो भाई इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो जब ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा तेजी से घूमेगा, और ज्यादा तेजी से जब घूमेगा तो सूर्य का चक्कर ये सबसे पहले लगाएगा। तो इसीलिए जो है ये 88 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है एक बार। जो आपका शुक्र है वो आपका 224 दिन लेता है, पृथ्वी 365 दिन में घूमती है, और उसके बाद जो आपका मंगल ग्रह है वो आपका 1.88 ईयर्स, मतलब मान के चल सकते हैं 2 साल के करीब लगाता है। उसके बाद बृहस्पति तो 12 साल लगा देता है, शनि है तो वो जो है 30 साल लगा देता है। तो इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम काम करेगा, और फिर वो ज़्यादा समय लेगा। तीसरा जो आपका नियम है वो अवधि का नियम है। उसमें बताया गया किसी ग्रह की परिक्रमा की जो अवधि का वर्ग है, मान लीजिए किसी ग्रह की परिक्रमा की अवधि जो है वो t है, तो इसका वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगर उसकी कक्षा का जो अर्ध दीर्घ अक्ष है, मतलब मान के चलिए कि a है, तो a का जो घन है उसके क्या है, समानुपाती है। तो ये होता है सूत्र। फिलहाल आपको इसमें सूत्र याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस तरीके से यही आपका सूत्र होता है। दूसरा वाला जो नियम है इस पर भी एक सूत्र बनता है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, dA/dt इक्वल टू L/2m। ये भी सूत्र है आपका, ये दूसरे वाले नियम का सूत्र है। कभी पूछ सकता है, फिजिक्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है। 2 सूत्र आप ध्यान रखेंगे। केपलर के दूसरे नियम का जो सूत्र है
और dA/dt इक्वल टू L/2m। dA/dt की बात करें तो ये आपका क्षेत्रीय वेग है, ठीक, क्षेत्रीय वेग। L आपका कोणीय संवेग है, ठीक, कोणीय संवेग। और m जो है आपके ग्रह का द्रव्यमान है। तो इससे जो है इस सूत्र से यही सारी चीजें निकाली जाती हैं कि भाई ग्रह जो है सूर्य के जितना ज्यादा करीब होगा वो उतनी तेजी से घूमेगा, और जितना ज्यादा दूर होगा वो धीमे धीमे घूमेगा, ताकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो सके। अब समान समय अंतराल में समान दूरी का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे मैंने एक समझाया था, जैसे ये आपका ठीक घूमने वाला है, ठीक, इधर ऐसे घूमने वाला है, बहुत बड़ा है, ऐसे झूला है बहुत बड़ा, ठीक। तो कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। तो जब ये घूम रहा है तो घूम तो पूरा रहा है ना। तो जब ये बच्चा मान लीजिए कि ऐसे घूमा और इसने यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक। अब अगला बंदा भी घूम रहा है, ठीक। तो वो जो है पूरा जब घूमता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन जब ये एक चक्कर पूरा करेगा, जब ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा ना, तो ये बंदा 5 चक्कर पूरा करेगा, ठीक, 5 चक्कर पूरा करेगा, तभी तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। तो इसी को कहते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी। तो यही दूसरा नियम है। अब ये 5 चक्कर घूमेगा तो एक चक्कर घूमेगा, तो यही केपलर का दूसरा नियम है, सिंपल सी बात है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आ ही गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि कथन दे रखा है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, या फिर अंडाकार होता तो वो सही हो जाता। वृत्ताकार गलत है। कारण है कि ग्रहों की गति न्यूटन की गति नियमों से नियंत्रित होती है, ये भी गलत है। केपलर ने 3 नियम दिए हैं। एक आपका कक्षा का नियम दिया है, दूसरा आपका क्षेत्र का नियम दिया है, और तीसरा नियम अवधि का नियम दिया है, ठीक। क्षेत्र के नियम का सूत्र dA/dt बराबर L/2m है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कथन आपका है कि सौर मंडल दुग्ध मेखला आकाशगंगा का भाग है। कारण है कि आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य स्थित है। देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी, भाई सौर मंडल जो है वो मिल्की वे का ही भाग है। मिल्की वे को ही जो है हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो कथन तो आपका पूरी तरीके से सत्य है, कारण गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य नहीं स्थित है। अभी मैंने दिखाया था जो आकाशगंगा इस तरीके से घूम रही ना, तो यहाँ पे है सूर्य, इस तरीके से यहाँ पे है, तो ये बीच में थोड़े। अगर दुग्ध मेखला के बीच में बात करें कि दुग्ध मेखला के बीच में क्या है, तो एक जो है सेजिटेरियस नाम का जो है ब्लैक होल है। अभी दिखा दूंगा फिर से इमेज आपको मैं। तो यहाँ जो है आपका कथन सत्य है, कारण असत्य है। ए सही है, आर गलत है, सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। कथन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। एकदम सही है आपका कथन। कारण है कि ग्रहों की गति न्यूटन की गति नियमों से नियंत्रित होती है। तो कारण आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है केपलर के नियम जो हैं वो आपके ग्रहों की गति से संबंधित हैं, ना कि न्यूटन के। तो ए सही है, आर गलत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लीजिए। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो छोटा चट्टानी पिंड होता है जो ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब जो ग्रह जिस तरीके से परिक्रमा करते हैं सूर्य की, उसी तरीके से एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए चट्टानों से बना होता है। सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए जो चट्टान थे उन्हीं से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। और ये विभिन्न आकार के होते हैं। मामला क्या होता है, ग्रह की तरह गोल मटोल नहीं होते, मतलब गोलू टाइप नहीं होते हैं। इनका इस तरीके से होता है, कोई इस तरीके से है, कोई इस तरीके से होता है, कोई इस तरीके से होता है, ठीक, कोई ऐसे होता है। इनको लघु ग्रह भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए लघु ग्रह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में दे दे क्षुद्र ग्रह को कहा जाता है, या जो है आपके धूमकेतु है, पुच्छल तारा है। तो आपको सिंपल सा बता देना भाई एस्टेरॉइड्स जो है उन्हीं को लघु ग्रह कहा जाता है। अधिकांश जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह की विशेषताएं, चट्टानी पिंड होते हैं, वायुहीन होते हैं, मतलब इसमें वायु नहीं पाई जाती है। ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर जो है कक्षा में घूमते हैं। इनको लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह बनने के लिए बहुत छोटे होते हैं। आकार की बात करें तो बहुत भिन्न होता है, छोटे कंकड़ से लेकर के कई किलोमीटर व्यास तक इनका जो है आकार होता है। मतलब छोटा सा कंकड़ उस तरह का भी क्षुद्र ग्रह होगा और बड़े से बड़ा भी होगा। आकृति आपको बता दिया, अनियमित है, खुरदुरे होते हैं। कुछ बड़े जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं उसमें गोलाकार होने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होता है।
संरचना की बात करें तो इसमें लोह, निकेल, सिलिकेट, कार्बन जैसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं। मंगल बृहस्पति के बीच मिलते हैं। कुछ जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं वो ग्रहों के पास या पृथ्वी के करीब भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं, ये जो है हमारा प्यारा सूरज है और ये पूरा सोलर सिस्टम है। थोड़ा सा चित्र छोटा कर देता हूँ जिससे आप यहाँ पे देख सकें ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, बुध है, ये आपका शुक्र है, ये जो है पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये आपका क्या है, बृहस्पति है यहाँ पे। फिर शनि है, फिर आपका अरुण है, फिर वरुण है, ठीक। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, और ये किसके किसके बीच में है, मंगल ग्रह के बीच में और बृहस्पति ग्रह के बीच में। कुछ क्षुद्र ग्रह आपके पृथ्वी के पास भी पाए जाते हैं, और भी जो ग्रह होते हैं उनके पास पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेल्ट जो आपकी है ना क्षुद्र ग्रह की, वो कहाँ पे है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स, मतलब देखना है, समझ सकते हैं इस तरह के भी क्षुद्र ग्रह होते हैं। अपोलो टाइप के होते हैं, हल्का गोल होते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट टाइप के होते हैं, ट्रोजन भी होता है, और सेंटोर, वेस्टोइड, मेटालिक टाइप होते हैं, मतलब मेटल की तरह, और कुछ होते हैं रबल पिल, मतलब बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मिलकर के एक क्षुद्र ग्रह बनाते हैं। ज़्यादातर आपके क्षुद्र ग्रह जो है इस तरीके के होते हैं। एक भी क्षुद्र ग्रह आकर के पृथ्वी पे गिर जाए ना, मजा आ जाए, मतलब पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 2026 में सब लोग कह रहे हैं कि 2026 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन पढ़ते रहो, ना नष्ट हुई तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कथन क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। कारण क्या है कि यह क्षेत्र सौर मंडल के सभी उपग्रहों का समूह है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो क्षुद्र ग्रह हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वो ऐसा नहीं कि उपग्रह का समूह है। एस्टेरॉइड्स अलग चीज है, इन्हें लघु ग्रह कहा जाता है, वो अलग बात है। उपग्रह अलग चीज है। तो कथन आपका सत्य है और कारण असत्य है। सी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, कथन आपका क्या है कि सूर्य दुग्ध में एकला आकाशगंगा का एक तारा है। कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। कारण है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। कारण भी आपका सत्य है, लेकिन कथन कारण का रिलेशन नहीं बन रहा, दोनों स्वतंत्र हैं। तो यहाँ ए और आर दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कथन आपका है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कारण है कि यह अपनी धुरी पर 25 करोड़ वर्ष में एक बार घूमता है। देखिए सबको पता है कि भाई पृथ्वी घूमती है, मंगल ग्रह अपनी उस पर धुरी पे घूमता है, घूर्णन भी करते हैं सभी ग्रह, परिक्रमण भी करते हैं। घूर्णन मतलब अपनी धुरी पे घूमते हैं, और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमते हैं। लेकिन सूर्य भी घूमता है, तो जी हाँ, सूर्य भी घूमता है। सूर्य जो है अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और साउथ। तो सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो पृथ्वी हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब पश्चिम आपका ये है, ठीक। तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, ठीक। और जो सूर्य हमारा है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है, और यह अपनी धुरी पर 25 करोड़ वर्ष में एक बार घूमता है। तो कारण भी आपका सत्य है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसका कोई व्याख्या नहीं कर रहा कि भाई ये 25 करोड़ साल में अपनी धुरी पे घूमता है। कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या यानी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो है यहाँ राइट आंसर बी होगा। इस सन की बात करें तो हाइड्रोजन जो आपका होता है, हाइड्रोजन एक गैस जो होती है वो सूर्य में होती है 74%, और हीलियम गैस जो होती है सूर्य में वो आपकी होती है 23%। तो 97 आपका यही हो गया। 3% में आपकी अदर गैसेज हो जाती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। कारण है कि सूर्य एक ठोस पिंड है। कारण आपका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सूर्य जो है एक गैस का गोला है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन 74% है, हीलियम 23% है, 3% में अदर गैसेज हैं, तो ठोस कहाँ से हो गया वो, सिंपल सी बात है, ये सही है, आर गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन में कथन आपका है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन है। कारण आपका है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्रकाश और उष्मा के रूप में निकलती है। देखिए कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होना। 4 हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, ठीक, मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करते हैं, तब जाके एक हीलियम का अणु तैयार होता है, और इसी में बहुत सारी ऊर्जा जो है निकलती है, जो हमको आपको मिलती है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है,
और ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। तो जो आपका कथन है पूरी तरीके से सत्य है। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकलती है, कारण भी सत्य है। और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो ए राइट आंसर होगा। अब देखिए सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। जो ये हमारा प्यारा सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लेयर होती हैं और ये क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। कोरोना के बारे में क्वेश्चन आया, क्रोमोस्फीयर के बारे में आया, फोटोस्फीयर के बारे में आया, तो इसे आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, सिंपल सी बात है। क्रोमोस्फीयर, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, क्रोमोस्फीयर, ये आपका क्या है? क्रोमोस्फीयर है। ये जो जस्ट जो है सूर्य के अंदर का ऊपर का भाग है, ये आपका फोटोस्फीयर है। ठीक, थोड़ा और अंदर जाओगे तो कन्वेक्शन जोन मिलेगा, उसके और अंदर जाओगे तो आपका रेडिएंट जोन मिलेगा। जब आप एकदम यहाँ अंदर जाओगे तो ये आपका है कोर। ठीक, जैसे पृथ्वी का कोर है उसी तरीके से आपके सूर्य का कोर है। तो कोर आपका एकदम बीच में है और उसके बाद रेडिएंट जोन है, उसके बाद में कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। इसी तरीके से पृथ्वी में भी लेयर होती है, उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसे आप समझ के चलेंगे। कोरोना क्या होता है? कोरोना जो होता है सूर्य का जो एकदम प्रकाशित भाग है ऊपर का, उसे कोरोना कहते हैं। जो हमको आपको दिखाई भी देता है जब सूरज निकलता है, जो सूर्य के ऊपर ऐसे ऐसे दिखता नहीं, जब आप भगवान को भी देखते हैं तो उनके भी मुकुट से चारों तरफ, तो वो भी कोरोना है। सन स्पॉट जो आपका होता है, ये सन स्पॉट जो होता है ये कार्बन के होते हैं, क्योंकि कार्बन भी गैस है। ठीक, तो सूर्य के अंदर होती है जो 3% अदर गैस है, उसमें कार्बन भी आती है, तो उसके अंदर सूर्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पॉट बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो उसे सन स्पॉट कहते हैं। फ्लेयर क्या होता है? फ्लेयर होता है जो ज्वाला निकलती है धड़ाम 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 सूर्य के अंदर से, उसे फ्लेयर कहते हैं। जो आप सूर्य देखते हैं तो ऐसे ऐसे कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता, तो वो फ्लेयर होता है। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस होता है जब इस तरीके से बन जाता है, अभी डिटेल में दिखा भी देंगे हम। यहाँ भी देख सकते हो, ये दूसरी इमेज है, इसमें भी देख सकते हो थोड़ा डिटेल में। जो आपका कोरोना है ये आपका क्या है? ये कोरोना है। ठीक, ये वाला प्रोमिनेंस मतलब इस तरीके से जब मुड़ जाता है तो उसे प्रोमिनेंस कहते हैं। कन्वेक्शन जोन आपका ये है। ठीक, और रेडिएशन जोन आपका क्या है? रेडिएशन जोन आपका ये है। ठीक, और कोर आपका ये है। जो मुख्यतः कलंक यानी सन स्पॉट्स जो मैंने आपको दिखाया भी, उसके पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श यानी टचिंग, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब ज्वाला इस तरीके से निकलती नहीं, वही सौर ज्वाला। सौर ज्वालाएं बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और आवेशित कणों का उत्सर्जन करती हैं। सौर ज्वालाएं जो होती हैं इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य की जो चुंबकीय रेखा होती है उसमें इनकी ऊर्जा संचित रहती है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक जो है सौर ज्वालाएं चलती हैं। अधिकतर जो आपके सन स्पॉट्स होते हैं अभी जो मैंने दिखाया था, उन्हीं क्षेत्रों में सौर ज्वालाएं मिलती हैं। सौर ज्वाला जब निकलती हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी की जो आयनोस्फीयर होता है उसमें गड़बड़ी कर सकती है, रेडियो तरंगों पर प्रभाव पड़ सकता है, संचार उपग्रहों पर असर, बिजली आपूर्ति ग्रिड में गड़बड़ी हो सकती है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। सौर ज्वालाओं के प्रकार, ऐसा नहीं कि फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूँ बस बक्के जा रहा हूँ। सौर ज्वालाओं से क्वेश्चन आए हैं, बाकायदा आए हैं, तो इसलिए जो है बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो समझोगे कि भाई क्या होता है। सौर ज्वालाओं के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स, तो 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, एम और एक्स। कभी क्वेश्चन में आ जाए सौर ज्वाला के प्रकार नहीं है, वाई दे दिया, जेड दे दिया, तो नहीं है। एक्स जो होता है ना, एक्स सबसे शक्तिशाली और बड़ी ज्वाला है, जबकि एक क्लास सबसे छोटी और कमजोर ज्वाला है। कभी सीरियल में लगाने को आ गया, सीरीज में लगाओ इसे भाई, कि कौन सी ज्वाला सबसे कम होती है सौर ज्वाला, कौन सी सबसे ज्यादा होती है, तो एक्स आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक, और उसके बाद एम होगा, उसके बाद आपका सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा। तो ए बी सी याद रखना है और एम एक्स याद रखना है। एक्स सबसे शक्तिशाली, पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव डालती है, एम जो है वो मध्यम स्तर की है और सी क्लास की हल्की, पृथ्वी पर कम असर करती है। अब सोलर फ्लेयर्स में देख लीजिए कि भाई पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। संचार उपग्रहों में बाधा, जीपीएस सिग्नल की त्रुटि, रेडियो संचार प्रभावित, पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं। सौर ज्वालाएं जो होती है कलंक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ी के कारण होती हैं। मतलब जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, सन स्पॉट्स, वहीं से निकलती हैं। इनमें कॉस्मिक रेज और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। संचार उपग्रह आयनोस्फीयर पर इनका प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष मौसम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे आप कलर्स ऑफ स्टार्स देखेंगे, मतलब किस तरीके से जो आपके तारे होते हैं उनका जवानी अवस्था से बुढ़ापा अवस्था मिलता है उन्हें, मतलब जवानी से कैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जो ब्लू है तो मतलब बहुत ज़्यादा जवान है, मतलब फुल जवानी में कोई भी तारा है तो नीला दिखेगा। तो नीला अगर आसमान में कोई
आज की डेट में अभी आपको तारा दिखता है तो मान लो कि वो भी युवा अवस्था में है। फिर आपका ब्लूइश वाइट हो जाएगा, मतलब ब्लू वाइट। फिर आपका धीरे धीरे वाइट होगा, सफ़ेद हो जाएगा। फिर आपका येलोविश वाइट होगा, येलोविश मतलब हल्का येलो और हल्का वाइट। फिर आपका पूरा येलो हो जाएगा। तो जो कि हमारा सूर्य है, इस समय सूर्य क्या है, पूरी तरीके से पीला है। अब धीरे धीरे सूर्य क्या होगा ना, ऑरेंज होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इसका बुढ़ापा आएगा तो ये ऑरेंज होगा। उसके बाद में जो है ये आपका रेड में हो जाएगा। ठीक, रेड में जब हो जाएगा तो मान लो कूलेस्ट है। अभी प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात होती है भाई, पृथ्वी का जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो वो क्या है, रेड जिएंट है एकदम। तो क्या है, वो भी कभी ऐसा नहीं था, कभी उसके भी दिन थे, नीला कभी था, वो धीरे धीरे जो है पीला हुआ और अब जो है लाल हो गया। तो अगर कोई लाल होता है ना गुस्से में, तो समझ जाओ कि उसका खात्मे का दिन आ गया, उसके अंतिम दिन आ गए हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, इसमें मैंने बना भी दिया है। तापमान जितना अधिक होगा तारा उतना नीला होगा, तापमान घटने पर रंग लाल की ओर बदलता है। और यहाँ देख सकते हो नीला है तो भाई सबसे गर्म युवा तारा, सफ़ेद मतलब थोड़ा कम, फिर पीला जैसा कि हमारा सूर्य है, फिर नारंगी, उसके बाद में लाल मतलब तारे का इतना समाप्त हो गया। रेड जियंट में बदल जाएगा या रेड सुपर जियंट में बदल जाएगा बस। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से तारे के रंगों का सही क्रम उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या है। तो देखिए जो तारे का क्रम है ना, अभी मैंने बताया भाई, नीला होगा, नीला के बाद सफ़ेद होगा, फिर पीला होगा, फिर नारंगी, फिर लाल। बी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कथन क्या है कि तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। कथन पूरी तरीके से सत्य है। कारण क्या है कि सबसे कम तापमान वाले तारे लाल और सबसे अधिक तापमान वाले तारे नीले होते हैं। कारण भी आपका सत्य है, क्योंकि सबसे कम तापमान वाला लाल हो ही जाता है, मतलब वो वृद्धावस्था में पहुंच चुका है। और जो सबसे अधिक मतलब जो जवानी में है तो क्या है, नीला है। तो तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसकी सही व्याख्या कारण कर रहा है, वो बता रहा है कि ज़्यादा तापमान है तो नीला होगा और कम तापमान है तो लाल होगा। तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कथन आपका है कि तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। कारण है सबसे कम तापमान वाले तारे लाल और सबसे अधिक तापमान वाले तारे नीले होते हैं, तो वही क्वेश्चन है, ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कथन है कि तारे का अंतिम रंग लाल होता है। एकदम सही बात है, पहले आपका नीला था, फिर सफ़ेद हुआ, फिर पीला हुआ, फिर जो है नारंगी, फिर लाल। कारण क्या है कि इधर समाप्त होने पर तारा ठंडा होकर रेड जियंट या रेड सुपर जियंट बन जाता है। तो कारण भी आपका सत्य है और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो ए राइट आंसर होगा। क्यों जो है कारण व्याख्या कर रहा है, तो कर रहा है इसलिए क्योंकि ईंधन समाप्त होने पे उसका जो कलर होगा रेड जियंट या रेड सुपर जियंट होगा। तो क्या है, अंतिम रंग क्या है, लाल ही तो है, तो ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो यहाँ ये आपका आ गया है क्वेश्चन, ग्रह के बारे में अगला लेक्चर होगा। यहाँ फिलहाल जानिए कि बुध ग्रह करता है, क्योंकि बुध ग्रह 88 दिन में जो है परिक्रमा कर लेता है सूर्य की। पृथ्वी आपका 365 दिन में करता है और मंगल ग्रह 1.88 ईयर्स में करता है। बृहस्पति 11 पॉइंट समथिंग मतलब 12 साल में करता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। जो सूर्य होता है ना, उसमें 74% हाइड्रोजन होता है, 24% के करीब हीलियम होता है, 3% में अदर गैसेज होती हैं। तो पता ही आपको, सूर्य को दो भागों में, दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। तो आंतरिक भाग में क्या क्या आता है, आंतरिक भाग में आपका कोर आता है। अभी मैंने आपको कोर दिखाया था, जो आपका अंदर का पार्ट होता है कोर होता है। तो इसलिए सूर्य का केंद्रीय भाग कोर होता है। इसका तापमान होता है 1.5 लाख करोड़ डिग्री केल्विन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कथन कारण वाले। यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम और प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सूर्य की 99% ऊर्जा जो है वो कोर से ही उत्पन्न होती है। विकिरण मेखला, इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था इमेज, अभी फिर से दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये कोर के चारों ओर स्थित होता है, मतलब जो आपका ये कोर है ना, इसके चारों ओर आपका रेडिएटिव जोन होता है और यहाँ ऊर्जा विकिरण रेडिएशन द्वारा बाहर की जाती है। तो ये आपका कोर है, ये आपका रेडिएटिव जोन है। ये कोर हो गया सी और ये आपका हो गया रेडिएटिव जोन। यहाँ ऊर्जा बनती है 99% और यहाँ रेडिएटिव जोन से बाहर होती है। उसके बाद में संवहन मेखला आता है, कन्वेक्शन जोन। यहाँ संवहन धारा के द्वारा ऊर्जा बाहर की जाती है। गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे आता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा को सतह तक तेजी से पहुंचाती है। तो जो आपके आंतरिक भाग है उसमें क्या क्या आ गया, यहाँ पे देखिए आंतरिक भाग में कोर आता है, कोर के बाद विकिरण मेखला और फिर
संवहन मेखला। उसके बाद में आपका बाह्य भाग आता है, एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल लेयर कह लो। तो उसमें प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर होता है। ये सूर्य का दृश्य सतही भाग है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, मतलब जो फोटोस्फीयर होता है सूर्य का, उसी से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। कल को क्वेश्चन पूछ ले सूर्य से हमें प्रकाश किस तरीके से प्राप्त होता है, तो फोटोस्फीयर से प्राप्त होता है और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य कलंक सन स्पॉट्स आपके जो होते हैं वो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर पे ही दिखाई देते हैं। फिर आपका क्रोमोस्फीयर होता है जिसे वर्ण मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर की परत को कहा जाता है। तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य ग्रहण के समय लालिमा ले दिखाई देती है। तो क्रोमोस्फीयर का तापमान जो है उससे भी ज्यादा है। कोरोना जो होता है सूर्य किरीट भी कहा जाता है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ये केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। यहाँ से सौर पवन यानी सोलर वायर निकलती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। देखिए सूर्य का कुल द्रव्यमान आपका इतना है 1.989 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। औसत व्यास इतना है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी कभी 500 सेकंड दे देता है तो वो भी आपका सही होगा। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया भी था। कोर आपका आंतरिक भाग में आएगा। रेडिएशन जोन आपका सेकेंड पार्ट होता है तो ये भी आंतरिक भाग में आएगा। कन्वेक्शन जोन भी आपका इसी में आएगा और प्रोमिनेंस भी आपका क्या आता है, आंतरिक भाग में आता है। ये आपका आंतरिक भाग है और जो भी आपका अदर बचता है जैसे आपका क्या है, ये बाह्य भाग हो गया क्रोमोस्फीयर, ठीक, ये भी क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर आपका ये हो गया जस्ट ऊपर की जो परत है। कोरोना जो आपका ऊपर होता है, बस यही सब है। ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे और यहाँ से प्रकाश आने में 8.3 मिनट्स कह लो या 500 सेकंड कह लो, कुछ भी कह लो। 15 नंबर क्वेश्चन में कथन आपका क्या है कि कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कारण क्या है कि कोरोना का तापमान बहुत अधिक है लेकिन इसकी चमक बहुत कम होती है। देखिए जो कोरोना होता है ना, ये आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। ये कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है और इसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो तापमान बहुत ज़्यादा है लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इसीलिए दिखता है क्योंकि इसकी चमक बहुत कम होती है। टेम्परेचर तो बहुत हाई है लेकिन चमक कम है। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कथन आपका है कि सूर्य की ऊर्जा नाभिक के संलयन से उत्पन्न होती है। कारण है कि कोर में 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर के एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है। भाई 4 हाइड्रोजन मिल करके जो है एक हीलियम प्लस ऊर्जा देते हैं, तो यही जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है और ये जो प्रक्रिया है सारी इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। 17 नंबर क्वेश्चन में कथन है कि सूर्य कलंक यानी जो सन स्पॉट्स हैं उनका तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। कारण है कि इसलिए वे गहरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। तो देखिए जो सूर्य कलंक होता है ना, सूर्य कलंक या कह लो सन स्पॉट्स जो होते हैं, ठीक, सन में स्पॉट्स होते हैं इस तरीके से किनारे, बीच कोर छोड़ दो उसके बाद। तो जो आपके ये सन के धब्बे होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, इनका टेम्परेचर कम होता है। तापमान क्या होता है, कम होता है आसपास की जगह, इसीलिए ये जो है काले धब्बे नुमा दिखाई देते हैं। भाई जब टेम्परेचर ज़्यादा होता तो क्यों दिखाई देते काले धब्बे नुमा? टेम्परेचर वहाँ का मतलब आसपास के क्षेत्र से इनका टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अधिक है, तो कथन गलत हो जाएगा। इसलिए वो जो है गहरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। तो गहरे धब्बे दिखाई देते हैं और यहाँ इसलिए भी नहीं होना था, यहाँ होना था सूर्य कलंक गहरे धब्बों की तरह दिखते हैं। तो यहाँ फिलहाल एक हिसाब से दोनों गलत, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दें कि सूर्य कलंक गहरे धब्बों की तरह दिखते हैं तो कारण आपका सत्य है, मतलब ए गलत आर सही। 18 नंबर क्वेश्चन में कथन है संवहन मेखला में ऊर्जा संवहन धाराओं से बाहर की ओर जाती है। कारण है गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे आता है और यह चक्र चलता रहता है। देखिए संवहन मेखला मतलब कन्वेंशन जोन, ठीक, कन्वेंशन जोन जो होता है उसी को संवहन मेखला कहते हैं। सबसे पहले सूर्य में अगर देखोगे ना तो सबसे पहले आपका कोर होता है, ठीक, कोर के बाद में कोई चीज होती है तो आपका रेडिएटिव जोन होता है, ठीक, रेडिएटिव जोन। देखिए सूर्य के बारे में आप समझिए, पहले मैं इसे बना देता हूँ इस तरीके से, ये मैंने पूरा बना दिया। तो ये जो आपका बीच का ना इसे कोर कहते हैं, ये कोर है। जो आपका सेकंड है ये आपका रेडिएटिव जोन है।
इसके बाद जो आपका है कन्वेंशन जोन है, ठीक, कन्वेंशन जोन आपका ये वाला हो गया, ठीक, ये कन्वेंशन जोन है। इसी की बात हो रही है क्वेश्चन में कि संवहन मेखला मतलब कन्वेंशन जोन जो है, इसमें ऊर्जा संवहन धाराओं से बाहर की ओर जाती है। तो बनती ऊर्जा कहाँ है, कोर में बनती है। फिर रेडिएटिव जोन जो होता है वहां से निकलने का प्रयास करती है, और जो संवहन मेखला होती है यहाँ से संवहन धारा बनती है और उसके माध्यम से ऊर्जा बाहर जाती है। तो कथन आपका सत्य है। और इसमें होता क्या है, गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे आता है, यह चक्र चलता रहता है और इसी से ऊर्जा बाहर जाती रहती है। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो दोनों सही हैं। फिलहाल आपका क्या, कोर सबसे पहले, फिर रेडिएटिव जोन, फिर आपका कन्वेंशन जोन, उसके बाद में आपका ये फोटोस्फीयर आता है। फोटोस्फीयर से ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है, पता ही आपको। फोटोस्फीयर के बाद में आपका क्रोमोस्फीयर आता है और क्रोमोस्फीयर के बाद में आपका कोरोना आता है। कोरोना मतलब एक हिसाब से प्रकाश स्तंभ कह सकते हो, जैसे प्रकाश दिखाई देता है चारों तरफ। तो समझ गए, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेंशन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। कभी सीरियल में लगाने को आ जाए तब भी कंफ्यूज मत होना, समझ के चलोगे सब कुछ आएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, कभी नहीं भूलना, बस अच्छे से नोट्स वगैरह बना लो। तो यहाँ जो है राइट आंसर ए होगा बस। 19 नंबर क्वेश्चन में कथन है कि विकिरण मेखला में ऊर्जा विकिरण द्वारा बाहर की जाती है। कारण है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का बाहर निकलना बहुत तेजी से होता है। तो अभी मैंने बताया कन्वेंशन जोन जो है उसमें क्या होता है, उसमें गर्म प्लाज्मा बनते हैं इससे, उसके बाद वो ठंडा होते हैं, फिर बनते हैं, फिर ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से जो आपके प्लाज्मा गर्म ठंडा होते हैं ना, उसमें संवहन धारा बनती है, उससे जो है ऊर्जा बाहर निकलती है। उसके बाद जो आपका विकिरण मेखला होता है, उससे जस्ट पहले जो आपका विकिरण मेखला था, विकिरण मेखला में विकिरण के द्वारा ऊर्जा बाहर जाती है। तो कथन सत्य है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का बाहर निकलना बहुत तेजी से होता है, कारण भी सत्य है। इसीलिए जो रेडिएटिव जोन होता है उसके बाद क्या बनते हैं, प्लाज्मा बनते हैं, ठीक, आग के प्लाज्मा कह सकते हो, आग के गोले टाइप के प्लाज्मा। तो यहाँ पे कथन का दोनों सत्य हैं और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद ग्रह वगैरह सारी चीजें हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। सौर मंडल आपका कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर की वीडियो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।